वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, आज का वीडियो किसी भी स्टडी रिलेटेड टॉपिक से नहीं है। ये मैंने एम्स दिल्ली में आपके ट्रीटमेंट या आपके आसपास कोई ऐसा है जो ट्रीटमेंट कराना चाहता है और उसको ट्रीटमेंट कराने का प्रोसेस नहीं पता है, तो ये वीडियो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप उसको शेयर कीजिए। और इसमें मैंने एम्स दिल्ली में जो भी ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, अपॉइंटमेंट से लेकर के और डिस्चार्ज तक, अगर किसी को सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है तो मैंने उसका भी यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। किस किस तरीके से आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं और किस तरीके से आप वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है या आपकी जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके मन में है, वो लगभग 40% तक आपका कम हो सकता है। हालांकि पूरा कम होने के लिए आपको खुद ही वहाँ पे जाना पड़ेगा। आपको जो भी जानकारी नहीं है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। जो भी मैंने वहाँ पे देखा था, जिस तरीके से था, उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। अगर टाइम के साथ कोई भी चेंजेस हुए हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर पता करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि आप अपॉइंटमेंट किस तरीके से ले सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या करना चाहिए, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आपको डॉक्टर देख लेगा, उसके बाद जो भी आप टेस्ट आपको बताए जाते हैं, आपको ब्लड टेस्ट कुछ बताए जाते हैं, कुछ एमआरआई या एक्सरे बताए जाते हैं, तो वो आपको कहाँ कराने चाहिए, किस तरीके से कराने चाहिए। उसके बाद अगर आपका प्रोसेस इतना ही है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से काम आपका चल सकता है, आपको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है कि आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो, तो आपका काम यहाँ तक बन जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी बात करने वाले हैं। किस तरीके से वो अपनी सर्जरी की नीड को पूरा कर सकता है, कैसे वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे कुछ उसका उस प्रोसेस को समझ के अपना काम करा सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से वो एडमिट हो सकता है और एडमिट होने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है और लास्ट में आपका डिस्चार्ज आता है। तो इन सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है अपॉइंटमेंट के बारे में। तो अपॉइंटमेंट लेने के दो तरीके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ऑनलाइन का बताया हुआ है और दूसरा ऑफलाइन का बताया हुआ है। यहाँ पे आप जब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं तो आपको ये ors.gov.in की साइट पे जाना होता है। आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालते हैं, आपका फ़ोन नंबर डालते हैं और आपका आधार कार्ड डालते हैं। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेने का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। इधर बात करते हैं तो ये पेशेंट रिसेप्शन सेंटर, जिसको PRC बोला जाता है, जब आप गेट नंबर 1 से एंटर करते हैं तो ये आपको सामने ही दिख जाती है। वहाँ पे यहाँ पे अगर आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा है तो आप जा सकते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको अगर आपका डिपार्टमेंट पता है कि आपको किस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देखें, ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का है। यहाँ पे ये जो ग्रीन स्लॉट आपको दिख रहा है, ये अवेलेबल हैं, इनमें जाके बुक किया जा सकता है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का किसी ने बुक किया है, उसका है। और ये यहाँ पे ऑफलाइन के लिए दिखाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको किसी भी रेफरल लेटर की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन जैसे न्यूरो सर्जरी की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपने किसी भी हॉस्पिटल में, आपके लोकल एरिया में किसी हॉस्पिटल में दिखाया हुआ है, पहले से आपको पता चल चुका है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, किस डिपार्टमेंट की है, किस तरीके की है, पता है आपको कि न्यूरो सर्जरी वाला ही ठीक कर सकता है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देख जरूर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे बुक नहीं कर सकते हैं। आप अगर बुक कर भी लेते हैं तो आपको एक रेफरल लेटर चाहिए होता है, जो आप
आपका पुराना डॉक्टर जहाँ पे भी आपने दिखाया है वो आपको रेफरल लेटर बना के दे दे और उसमें ये लिख दे कि ये एम्स की ओपीडी के लिए है या जिसके लिए भी है, आपको वहाँ पे देख लिया जाएगा। अगर आपके मैं समझता हूँ कि रेफरल लेटर आपके पास नहीं ही होता होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है, क्योंकि कोई लोकल हॉस्पिटल में आपको रेफरल लेटर बना के शायद ही देता हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास रेफरल लेटर नहीं है तो आप देखे नहीं जाएंगे। आप सीधा का सीधा आप ऑफलाइन जाके आप मेडिसिन डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उन्हें जैसा भी लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट इस डिपार्टमेंट की है, वो आपको तुरंत वहाँ पे रेफ़र कर देंगे और वहीं से आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यू ओपीडी का मैंने लगाया हुआ है जो अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आपने ऑनलाइन नहीं किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ये आप यहाँ पे लाइन देख सकते हैं लगी हुई है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो ये टाइमिंग दे रखी है आपको न्यू ओपीडी जो कुछ टाइम पहले ही शुरू हुई है, लगभग इसको 1.5-2 साल हुए अभी शुरू हुए। ये इसमें यहाँ पे 7:30 बजे खुलता है और उसके बाद लगभग ये 10:30 बजे तक 10:45 इसका बंद होने का टाइम होता है मॉर्निंग ओपीडी का। इसके बाद यहाँ पे आफ्टरनून की ओपीडी दे रखी है। इसमें इसके बीच में जाके आप जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप उस दिन जल्दी ही जाएं, आप लेट नहीं करें। आप हो सकता है कि लेट करें और फिर बाद में आपके हाथ कुछ ना लगे, तो आप लेट करने की बिल्कुल भी ना सोचें उस दिन जिस दिन भी आपको जाना हो। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये लिस्ट लगाई हुई है, यहाँ पे ये आपको दिख जाएगी। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो कौन सा डॉक्टर कहाँ पे है, किस फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट है, उसकी पूरी यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, तो डॉक्टर आपको जो भी कंसल्ट करता है, जो भी वो आपको टेस्ट बताते हैं, एमआरआई बताते हैं या किसी भी तरीके का ब्लड टेस्ट, एमआरआई जो भी उनको रिक्वायर्ड लगता है, वो आपको करा के उसी डॉक्टर को दिखानी होती है जिसने आपको बताया हुआ है। ओपीडी का सिस्टम यह रहता है कि किसी भी डिपार्टमेंट की ओपीडी लगभग वीक में 2 बार होती है, तो आप उसमें आपने जो भी टेस्ट बताए गए हैं वो आप करा लें और उस डॉक्टर को दिखाएं। इसमें होता यह है कि अगर उसको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम जहाँ पे भी आप दिखा रहे हैं उस डिपार्टमेंट की नहीं है, तो वो आपको कि टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद आपको उस डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पे भी आपकी जिस भी डिपार्टमेंट की आपकी प्रॉब्लम आई हुई है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रखी है। उसके बाद आप चले जाते हैं वहाँ पे और उसके बाद आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ का अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ का कार्ड बनता है और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 कार्ड की फ़ोटोज़ भी आपको दिखाई हुई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लगभग ये इस तरीके के कार्ड बनता है वाइट कलर का। अगर आपको वाइट कलर से सपोज, और ये न्यूरो सर्जरी का कार्ड है, अगर आपने सबसे पहले यहाँ पे दिखाया और फिर बाद में आपको यहाँ पे रेफ़र कर दिया गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनको जैसे ही लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे डिपार्टमेंट की नहीं है, तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दिया जाता। यही कार्ड आपको बनवाना होता है। इसी कार्ड पे आपका ट्रीटमेंट जो भी आपका प्रोसेस होता है वो डॉक्टर लिखते हैं, जो भी आपके टेस्ट होते हैं वो लिखते हैं, और इसी कार्ड से आपको UHID नंबर या जो भी आपको ट्रीटमेंट होता है वो आपको वहाँ पे शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि अगर सपोज़ आपको मेडिसिन की ही रिक्वायरमेंट है, आपको मेडिसिन लिखी गई है और आप मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, तो फिर आपकी मेडिसिन का जो प्रोसेस है वो चलने लगता है। फिर आपको महीने में 1 बार या 2 बार या जैसा भी आपको डॉक्टर्स रिक्वायर्ड करते हैं आपको जाना होता है। आपको क्या आप मेडिसिन खाने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुई है वो आपको दिखाना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स सर्जरी की। अगर किसी को मेडिसिन से कुछ ठीक होने वाला ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही
रिक्वायरमेंट है कि उसका सीधा सीधा ऑपरेशन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सर्जरी की रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपको डॉक्टर्स जब भी बताते हैं कि आपको सर्जरी करानी है, आपका सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आपको टेस्ट बताए गए हैं, जो भी आपने एमआरआई वगैरह पुरानी जिनके आधार पर बताया गया है कि आपको सर्जरी करानी है, इन सब की आप मैं समझता हूँ कि आपको सीडी ले लेनी चाहिए। एमआरआई की सीडी भी होती है, आपको सीडी ले लेनी चाहिए। और यहाँ पे डॉक्टर्स लोग आपस में कंसल्ट करते हैं, या जो भी आपकी एमआरआई है वो जमा कराई जाती है और वो उसका स्कैन किया जाता है, लगभग 5-6 घंटे बाद आपको दे दी जाती है। इसके लिए भी आपको कई बार आना जाना हो सकता है कि पड़ जाए, या हो सकता है उसी दिन काम हो जाए। आपको यहाँ पे आने जाने का प्रोसेस तो काफ़ी लंबा करना पड़ता है, क्योंकि आप एक दिन जाएंगे तो आपका लगभग एक दिन में एक ही काम होगा। ये बहुत मुश्किल है कि आपका एक दिन में 2 काम हो सकें। आपका एक दिन में लगभग एक ही काम हो सकता है, यही आप उम्मीद करके चल सकते हैं। सर्जरी की रिक्वायरमेंट के लिए आपको डेट भी मिलती है। आप जैसे आपको डॉक्टर बताएगा कि आपकी सर्जरी होनी है, फिर कुछ दिन हो सकता है कि डिले हो जाए, फिर आपका आने जाने का जाने का ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि मेरी सर्जरी होनी है और उसी से ही जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो होगी। इसके बाद आप जब उस डॉक्टर को भी लगता है कि ये पेशेंट कुछ ज़्यादा परेशान है, बार बार आ रहा है, तो वो आपको डेट लेने के लिए बोलते हैं कि आप रूम में जाइए, डेट ले लीजिए। डेट का एक रूम होता है, उसमें और भी कई सारे काम होते हैं, लेकिन आपको डेट आपको वहाँ से मिल सकती है। आपको डेट मिलेगी और उसके बाद साथ में आपको फीस जो भी आपकी पड़ने वाली है ऑपरेशन की, वो भी आपको उस डेट के साथ में पता चल जाएगी जब भी आपको डेट दी जाएगी। अगर आपको डेट बाई चांस काफ़ी लंबी मिल जाती है, ये पता चला 1 साल या 1.5 साल की डेट आपको मिल गई है, तो आप रिक्वेस्ट करें कि इसको कम कर दिया जाए। किसी भी तरीके से आप रिक्वेस्ट करें, और जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप 1 साल तक आपका काम चल सकता है, तो आप चला भी सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही जल्दी है कि आपका काम जो है वो जल्दी हो जाए, तो आप इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रोसेस है कि आप जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं उससे आप सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, वही कुछ कर सकता है। उसके अलावा वहाँ पे कोई कुछ करने वाला नहीं है। हो सकता है कि आपको कई सारे लोग वहाँ पे बिल भी जाएँ कि मैं स्टाफ का हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो आप उनके चक्करों में नहीं पड़िए। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करिए, वही आपका प्रोसेस कर सकता है जल्दी, या जो भी हो सकता है। आपको यहाँ पे फ़ीस पता चल जाती है। फ़ीस मैं आपको बता दूँ, आपको डिमांड ड्राफ्ट से या आप अपने एटीएम कार्ड से पे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी सर्जरी की डेट है, उससे पहले आपको डेट जब भी आपको दी जाती है तो कई सारे टेस्ट आपको बताए जाते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट आपको करवाने होते हैं। आप इन सारे टेस्ट के लिए वहाँ के भरोसे नहीं रहें। बस आपको राय यही दूंगा कि आप इन टेस्ट को बाहर से करा लें, और उनकी जो भी रिपोर्ट है वो आप डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद उसकी सारी रिपोर्ट्स की एक फ़ोटोकॉपी, एक सेट बना लें। आपके जो ओपीडी कार्ड होता है उसकी भी आप फ़ोटोकॉपी कराएं, और जो भी अभी तक आपने जो भी प्रोसेस किया है वहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक सबकी फ़ोटोकॉपी करा के सेट बना, ये सब आपको सबमिट करना होता है। आपका रिकॉर्ड रूम होता है, वहाँ पे रखा जाता है। कई बार होता ये है कि आप डॉक्यूमेंट देने गए, कोई एक कम निकल गया तो फिर आपको कराना है, कोई फिर एक कम निकल गया तो फिर आपको कराना है। तो इस तरीके से बार बार आपको चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी आपको लगभग फाइल एक मोटी सी बन जाती है, वो पूरी फ़ोटोकॉपी करा के आपको जमा करनी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं, आपको सर्जरी डेट मिल जाएगी, आपके टेस्ट हो जाएंगे। आप बात आती है ब्लड की कि आप ब्लड का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डेट मिलने के बाद आपको ये सब प्रोसेस कराना होता है। डेट आपको यहाँ से आप रूम में गए, आपको डेट मिली,
उसके बाद का प्रोसेस आपको ये कराना होता है। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको वहाँ पे अच्छे से तरीके से पता कर लें। आप ये ना सोचें कि मुझे डेट मिल गई है और बस मुझे इसी डेट को आना है। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। आपको उसके बाद भी कई सारे प्रोसेस कराने पड़ते हैं, सारे आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, आपको ब्लड का भी आपको बता दिया जाएगा जिस भी दिन आपको डेट मिलेगी कि आपके जो भी ऑपरेशन है इसमें कितना ब्लड लगने वाला है। सपोज़ किसी का 3 यूनिट लगने वाला है तो आपको 3 ऐसे लोगों की अरेंजमेंट करना पड़ेगा जो आपको ब्लड दे सकें। आपको उनको वहाँ ले जाना होगा, आपके घर से कोई चला जाए या वो डायरेक्ट चले जाएं, आपका कार्ड OPD कार्ड लेके, और वो वहाँ पे दिखाते हैं। वो सही होने चाहिए, उनकी हेल्थ सही होनी चाहिए, वो ब्लड डोनेट कर सकें, ऐसे लोग होने चाहिए। और वहाँ पे ब्लड पहले ही डोनेट हो जाता है। उसके एवज में आपको एक कार्ड दे दिया जाता है। जो भी ब्लड डोनेट करता है उसको एक कार्ड बना के दे दिया जाता है। सपोज़ अगर किसी पेशेंट को 3 यूनिट की ज़रूरत है तो 3 लोग के पास एक एक कार्ड हो जाएगा। और ये कार्ड जब भी आप एडमिट होते हैं तो ये तीनों कार्ड जमा करा लिए जाते हैं। ये जब कार्ड जमा हो जाते हैं तो इन्हीं के एवज में जब भी आपकी सर्जरी होती है तो आपको तुरंत जो भी नीड होती है ब्लड की वो आपको मिल जाती है। वो अगर कुछ आगे पीछे का रहता है तो वो आपको वहाँ पे बता दिया जाता है। उम्मीद है प्रोसेस में जितना भी मैंने देखा है और समझा है, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। आपका काम हो सकता है इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं कि जब आप फीस पेमेंट कर देते हैं, आप ब्लड भी सबमिट कर देते हैं, सारा प्रोसेस आप कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए तो मैं आपको बताऊं। इसके बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर देते हैं, आप फीस की रिसिप्ट हो गई, ब्लड के जो कार्ड हो गए उनकी फ़ोटोकॉपी, फीस रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी, OPD कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और जितने भी अभी तक आपके जो भी टेस्ट हुए उन सब की फ़ोटोकॉपी का सेट बना के आप रिकॉर्ड रूम के लोगों को दे देते हैं। जहाँ पे भी आपको जमा करने के लिए बोला जाएगा आप वहाँ पे दे के आ जाते हैं। फिर आपको करना होता है वेट। अब आप यहाँ पे आप वेट करिए, हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा वेट आपको करना पड़ जाए। तो ये मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि इस वेट को कम करने के लिए अगर आप इस स्थिति में नहीं है कि आपके घर से कोई आप जा सकें तो आप अपने घर से किसी को भेज दीजिए। जब भी डॉक्टर जिस भी OPD पे बैठता है आपके घर से कोई जाके सिर्फ ये कहता रहे कि सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए, सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस उन्हें ध्यान रहता है कि हाँ ये कोई बंदा है जो आ रहा है इसके घर से बार बार और इसका डिले हो रहा है तो इसको बुला लिया जाए। इस तरीके से आपको वेट करना पड़ता है। जब आपके पास कॉल आ जाती है, मैं आपको कॉल का सिस्टम बताना चाहूँगा। होता ये है कॉल के सिस्टम में कि कॉल आपको लगभग दोपहर के बाद या आप कहें कि शाम को ही आती है। लगभग 4, 5, 6 के बीच में, 5 के बाद या शाम को ही आती है। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि सपोज़ एक पेशेंट A है और एक पेशेंट B है। A ऑलरेडी पहले से एडमिट है वहाँ पे और B बेचारा इंतज़ार कर रहा। तो ये जो आज डिस्चार्ज होने वाला है, इसका डिस्चार्ज होता ये है कि इसकी डिस्चार्ज समरी तैयार होती है। उस दिन कई सारे और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। पता चला कुछ फीस रह गई है, वो 10 दिन से ज़्यादा उसको हो चुके हैं। 10 दिन का रिक्वायरमेंट जो होता है उसके लिए जब भी कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो सबसे पहले उसको एडमिशन लेते टाइम एक फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म भराने के साथ कुछ पैसे जमा होते हैं। हो सकता है कि अब थोड़ा सा चेंज हो गया हो। कुछ पैसे जमा होते हैं, एक रिसिप्ट बनती है। उस रिसिप्ट में 10 दिन का आपका रहता है कि ये पेशेंट 10 दिन तक रहेगा। उसके बाद अगर आप 10 से 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, फिर जो भी थोड़ा थोड़ा जो भी आपका चार्ज होता है वो आपको देना पड़ता है। और ये सारा कुछ आपको बीच में नहीं देना पड़ता। जिस टाइम पे आपको डिस्चार्ज के लिए बोला जाएगा कि आप अब डिस्चार्ज हो रहे हैं, आज आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उस दिन आपको ये सब फाइनल करना होता है। फर्स्ट जब आप एडमिशन कराते हैं तो उसमें 10 दिन की रिक्वायरमेंट रहती है।
कि ये पेशेंट लगभग 10 दिन तक यहाँ पे रहेगा। उसमें होता ये है कि आप 10 दिन तक जैसे रहते हैं तो आपका खाने का हो गया, आपका चाय नाश्ता जो भी है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी होती, वो आपका टाइम टू टाइम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कोई पेशेंट ए है जो कि ऑलरेडी पहले से एडमिट है, और बी है जो कि वेट कर रहा है। तो ये इनका होता है कि ये डिस्चार्ज होने में लगभग इनको पूरा दिन लग जाता है। जिस भी दिन इनको बोला जाता है कि ये डिस्चार्ज होने वाले हैं, कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। जब भी ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, जब डॉक्टर्स को या वहाँ के जो भी फ्लोर को ये पता चलता है कि इतने सारे बेड जो है वो आज खाली हो चुके हैं, जब ये सारे बेड्स खाली हो जाते हैं तो वो अपने फ़ोन में देखते हैं या अपने रिकॉर्ड में जहाँ पे भी उन्होंने बनाया हुआ है कि किन किन पेशेंट जो भी आ रहे हैं, किनको बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है। और वो लगभग आपको शाम को कॉल आती है कि आप आ जाइए आप यहाँ पे। और जैसे ही कॉल आती है वो लगभग वो आपकी दूरी पूछ लेते हैं कि आप कितनी दूर रहते हैं, आप पास में हैं, आप ज़्यादा दूर हैं, तो वो उस हिसाब से आपको कॉल कर देते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपको कॉल आ जाती है, कॉल होने के बाद आपका जो एडमिशन होता है वो आपका हो जाता है। और मैंने यहाँ पे बताया कि कॉल आने के बाद एडमिट होना, वही आपका जो फॉर्म भराया जाएगा वहाँ पे एडमिशन का, वो आपको भरना होता है। उसकी जो भी 350 रुपये फीस पहले थी, अब अगर कुछ हो गई हो, बढ़ गई हो, तो आप अपनी तरफ से पता करें। और उसके बाद आपका प्रोसेस वहाँ पे शुरू होता है। फिर आपका रूटीन टेस्ट जो भी होंगे वो होते रहेंगे, आपके जो भी और भी टेस्ट जो भी टेस्ट होते हैं वो होते रहेंगे। अगर आपका कोई भी टेस्ट फ्री है तो फ्री होगा, और बाकी आप फ्री क्या, आपके जो पैकेज में पहले से ही काउंट हो जाते हैं लगभग। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनका आपको पेमेंट कराना पड़ता है। जैसे आपको अगर सर्जरी करानी है, आपकी एमआरआई पहले से हो रखी है, फिर भी वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ते हैं। वो आपको तुरंत डॉक्टर बता देगा, या जो भी वहाँ पे फ्लोर पे होगा वो लोग आपको बता देते हैं कि आपके इतने पैसे पड़ने वाले हैं, आपको इतने पैसे इसमें लगने वाले हैं, आप अरेंज कर लीजिए। उसके बाद अगर जितना भी टाइम लगता है, आपका ऑपरेशन होता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वो आपकी, मैं समझता हूँ कि पूरी की जाती है। और यह आप जिस तरीके से प्रोसेस होता है, मैंने लगभग आपको सारा बता दिया है। ऑपरेशन होने के बाद आपको 1-2 दिन आईसीयू में, या फिर जिस तरीके की भी रिक्वायरमेंट जिसकी भी होती है वो उसको दिया जाता है। और फिर आपको कुछ दिनों बाद या 2 दिन बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको एक जो भी मैं अपनी समझ से बता सकता था, जो भी मैंने वहाँ पर देखा, मैंने अनुभव किया, मुझे लगा कि कुछ लोगों को बताना चाहिए और कुछ लोगों की सहायता हो सकती है इस काम से, जिन्हें ये प्रॉब्लम रहती है कि किस तरीके से वहाँ पे क्या होता होगा और कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कैसे जाना होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि भीड़ तो रहती ही है, उसके लिए न तो केवल हम हैं और न ही आप हैं, वहाँ पे कई सारे लोग होते ही हैं, तो आपको प्रॉब्लम तो रहेगी आने जाने में। लेकिन मैं समझता हूँ इस प्रोसेस को सुनने के बाद, अगर आपने लास्ट तक सुना है, तो आपकी कुछ जो भी परेशानी है वो 30 से 40% तक मैं समझता हूँ कम हो गई होगी। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन अपॉइंटमेंट का जो भी आपका प्रोसेस आपको समझ नहीं आता है, तो आप अगर नहीं ले सकते तो आप के घर का भी कोई भी जो भी रहता है, तो आप वहाँ से एक बार पता ज़रूर करा ले कि किस तरीके का प्रोसेस है। क्योंकि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में हो सकता है कि आप
आपको 6 महीने साल भर तक कोई स्लॉट दिखाई न दे, वहाँ पे सारे स्लॉट ऐसे दिखाई दें कि आपको दिखाई ही नहीं दे रहा कि कब है और कब नहीं है। तो इस प्रोसेस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप ऑफलाइन जाएं, आपको ऑफलाइन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर कर सकते हैं।